नमस्कार दोस्तों। कोहिनूर हीरा भारत से लाया गया दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात हीरा अब ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है। कहा जाता है कि यह हीरा भारत की गोलकुंडा की खदान से निकाला गया था। कोहिनूर का अर्थ है आभा या रोशनी का पर्वत, नूर का कोह। ये हीरा कई मुगल, फारसी शासकों से होता हुआ अंततः ब्रिटिश शासन के अधिकार में लिया गया और उनके खजाने में शामिल हो गया। जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली ने महारानी विक्टोरिया को 1877 में भारत की महारानी घोषित किया। कोहिनूर की भी अपनी कथाएं रही है। इससे जुड़ी मान्यता के अनुसार यह पुरुष का दुर्भाग्य और मृत्यु का कारण बना तथा स्त्री के लिए सौभाग्य लेकर आया। अन्य मान्यता के अनुसार कोहिनूर का स्वामी संसार पर राज्य करने वाला बना। यह संभव है कि यह हीरा भारत देश के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले के कोलर खदान से निकाला था। कोहिनूर हीरा इस समय टावर ऑफ लंदन के जेवेल हाउस में कई सालों से रखा हुआ है, लेकिन इसके ब्रिटेन से वापसी की मांग समय समय पर उठती रही है। कोहिनूर हीरा जो अंग्रेजों की गुलामी के दिनों में भारत से ब्रिटेन पहुंचा और महारानी के राज मुकुट की शान बन गया। साल 1854 में जब इंडिया ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर था, तब के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक 15 साल के बच्चे को पंजाब से इंग्लैंड भेजा। लॉर्ड डलहौजी का मानना था कि इस बच्चे की माँ एक थ्रेट है और उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इसीलिए इसे माँ से जुदा करना ज़रूरी है। ये 15 साल का बच्चा इंग्लैंड में जाकर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है और क्वीन विक्टोरिया के बेटे एडवर्ड VII के साथ इसकी अच्छी दोस्ती होती है। इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश क्राउन को दे दी जाती है और साथ में इसे एनुअल स्टाइपेंड भी दिया जाता है 50,000 पाउंड्स का। आज के दिन इसकी कीमत होगी लगभग 65 करोड़ रुपीस पर ईयर। असल में बात क्या है दोस्तों, ये लड़का कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं था। ये था प्रिंस दलीप सिंह, जिन्हें आज हम महाराजा दलीप सिंह के नाम से भी जानते हैं। इंडिया में सिख एम्पायर के आखिरी रूलर। उन्हें इंग्लैंड भेजने से 4 साल पहले साल 1849 में जब ब्रिटिश ने सिख्स को हराया था जंग में, लॉर्ड डलहौजी ने 11 साल के प्रिंस दलीप को ऑर्डर किया था कि वो हीरा सरेंडर कर दे क्वीन विक्टोरिया को। ये हीरा था कोहिनूर का हीरा, जो उस साल 6,700 किलोमीटर दूर जहाज में बैठकर लंदन तक गया। कोहिनूर के इस हीरे के बारे में कहा जाता है, जो इस हीरे का मालिक बनेगा वो पूरी दुनिया का मालिक होगा, लेकिन सारी दुनिया के दुर्भाग्य भी उसी के हाथ लगेगा। ये एक तरीके का सुपरस्टिशन है दोस्तों, जिसे कर्स ऑफ कोहिनूर भी कहा जाता है। इतिहास में जिस आदमी के हाथ में ये कोहिनूर हीरा लगा है, उनकी जिंदगियां खून खराबे, वायलेंस और धोखे से भरी रही है। ये डायमंड इतिहास में सबसे इनफेमस डायमंड रहा है। आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं दोस्तों दिलचस्प कहानी कोहिनूर की। ये हीरा कोल्लूर माइन से निकाला गया था, गोलकोंडा के रीजन में से। इसे कोलार माइनिंग एरिया से कंफ्यूज मत कीजिए। गोलकोंडा के डायमंड्स एक्चुअल में कृष्णा नदी के बैंक्स में पाए जाते हैं, कोस्टल आंध्र प्रदेश में। 18th सेंचुरी में ये एरिया दुनिया का एकलौता एरिया था जहां पर डायमंड्स पाए जाते थे। अंटिल 1725 में ब्राज़ील में भी डायमंड्स को डिस्कवर किया गया था। ये चीज़ क्लियर नहीं है कि इस कोहिनूर हीरे को पहले किसने और कैसे ढूंढा, लेकिन आमतौर पे ये जेम स्टोन्स जो होते हैं वो सूखी नदियों के बेड्स पर पाए जाते हैं और हिस्टोरिकली हम ये भी नहीं जानते कि इसे एग्जैक्टली कब डिस्कवर किया गया। साल 1100 और 1300 के बीच में शायद ये पाया गया था। ऐसा माना जाता है कि कोहिनूर का सबसे पहले मेंशन एक हिंदू टेक्स्ट में किया गया था साल 1306 में। प्रॉब्लम बस ये है कि उस टेक्स्ट का नाम किसी को नहीं पता और ना ही कोई ये जानता है कि वो किसने लिखा था। पहला रिटर्न रिकॉर्ड कोहिनूर का मेंशन किया गया है वो साल 1526 में पहले मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर जब इंडिया आए थे साल 1526 में, तो उन्होंने अपने बाबरनामा में ये लिखा था कि एक ऐसा हीरा है जिसकी कीमत आधी दुनिया का डेली एक्सपेंस है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ये कोहिनूर हीरा एज ए प्राइज जीता था जब उन्होंने एक जंग जीती थी। दूसरी बार कोहिनूर का मेंशन किया जाता है शाहजहां के द्वारा साल 1628 में, जब वो अपने फेमस पीकॉक थ्रोन को मेंशन करते हैं।
इस थ्रोन को बनने में 7 साल लग गए थे और ताजमहल से 4 गुना ज्यादा कॉस्टली था। इस थ्रोन को बनाने में काफी प्रीशियस स्टोन्स और जेम्स का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन सबसे ज्यादा कीमती जो जेम्स थे उनमें से एक था कोहिनूर डायमंड और दूसरा था रेड कलर टिमूर रूबी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मुगलों के लिए कोहिनूर एक्चुअल सबसे कीमती पत्थर नहीं था। मुगल टिमूर रूबी को प्रेफर करते थे और वही उनके लिए सबसे वैल्यूएबल स्टोन था, क्योंकि मुगलों को ब्राइटली कलर्ड स्टोन ज्यादा पसंद आते थे जो रंग बेरंगी होते थे। दूसरी तरफ हिंदू और सिख राजा जो थे वो डायमंड्स को ज्यादा प्रेफर करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी कोहिनूर को पीकॉक ऑफ थ्रोन में एक काफी बड़ी जगह दी गई। पीकॉक की आंख पर लगाया गया, लेकिन अभी तक इस हीरे का नाम कोहिनूर नहीं पड़ा था। करीब 100 सालों बाद मुगलों के अंडर दिल्ली एक्चुअल वन ऑफ द वेल्दिएस्ट सिटी बन चुकी थी दुनिया की। 2 मिलियन लोग रहते थे यहाँ पर। दिल्ली में मौजूद इतनी दौलत देखकर पर्सिया के नादिर शाह आकर्षित होते हैं। साल 1739 में नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करते हैं और मोहम्मद शाह को डिफेट कर देते हैं। मोहम्मद शाह 15 एम्पायर थे, ग्रेट ग्रैंडसन थे औरंगजेब के। फिर नादिर शाह दिल्ली छोड़कर भागता है, बहुत सारा खजाना लेकर अपने साथ। 700 हाथियाँ, 4000 ऊंट और 12,000 घोड़ों की जरूरत पड़ी थी इतने खजाने को कैरी करने के लिए। ये सारे खजानों में कोहिनूर डायमंड भी होता है और यहाँ पर नादिर शाह को टिप मिलती है मुगल एम्पायर में काम कर रहे एक ऑफिशियल से कि मोहम्मद शाह ने कोहिनूर हीरे को अपनी टर्बन्स में छिपा रखा है। फिर नादिर शाह प्रपोज करते हैं मोहम्मद शाह को कि टर्बन्स एक्सचेंज किया जाए। तब वो कोहिनूर हीरा जमीन पर गिरता है और रोशनी में इतनी तेज चमकता है कि नादिर शाह के मुंह से कोहिनूर शब्द निकलते हैं। इन शब्दों का मतलब होता है माउंटेन ऑफ लाइट, यानी रोशनी का पहाड़। और ऐसे ही इस डायमंड का नाम रखा जाता है कोहिनूर। नादिर शाह के फाइनेंशियल ऑफिशियल जो थे उस वक्त, उन्होंने एक किताब लिखी थी तारीख-ए-आलम आरा नादिरी। इस किताब में जो लिखा हुआ है उससे हमें ये रिटन रिकॉर्ड मिलता है कि कोहिनूर एक्चुअल में पीकॉक थ्रोन के सिर पर ही लगा हुआ था और नादिर शाह ने इस हीरे का नाम कोहिनूर रखा था, क्योंकि इसी किताब में पहला रेफरेंस किया गया है इस हीरे को कोहिनूर बुलाकर। नादिर शाह ने इस पीकॉक थ्रोन को ले लिया अपने पास और टिमूर रूबी और कोहिनूर को अपने आर्म बैंड पर पहन लिया। अगले 70 सालों तक कोहिनूर अफगानिस्तान का हिस्सा रहता है और यहाँ पर आता है द कर्स ऑफ कोहिनूर, जिसकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी कि जो भी इस हीरे का मालिक बनेगा वो दुनिया में राज करेगा, लेकिन सारे मिसफॉर्चून्स भी उसी के साथ रहेंगे। ये एक सुपरस्टिशन है, लेकिन आगे आप कहानी में देखोगे कि काफी हद तक सच भी है। नादिर शाह के ऊपर ये दुर्भाग्य पड़ता है साल 1747 में, जब नादिर शाह के अपने ही अंगरक्षक द्वारा उनकी हत्या होती है और उनका एम्पायर कोलैप्स्ड हो जाता है। अहमद शाह दुर्रानी, जिन्हें हम अहमद खान अब्दाली के नाम से भी जानते हैं, ये नादिर शाह के आर्मी का ही एक हिस्सा थे। ये नए अफगान एम्पायर के फाउंडर बन जाते हैं और साथ ही साथ कोहिनूर हीरे के नए मालिक भी। अनीता आनंद की किताब बताती है कि नादिर शाह के जो ग्रैंडसन थे शाहरुख शाह, उनके सर पर मॉल्टन लिड डाला गया था, बस ये पता करने के लिए कि कोहिनूर एक्चुअल में कहाँ पर था। अब इसे कोहिनूर का काला जादू कहो या कुछ और। दुरानी एम्पायर में भी इनफाइटिंग देखने को मिलती है। अहमद के बेटे तिमूर तो ढंग से चला लेते हैं एम्पायर, लेकिन उसके बाद जो अहमद के पोते थे वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं गद्दी के लिए। तिमूर का बेटा और तीसरा रूलर था इस एम्पायर का जमन शाह दुर्रानी, उसे गर्म निडल से अंधा किया जाता है। उसका भाई जो 5th रूलर था शुजा शाह दुर्रानी, उसकी वाइफ वाफा बेगम ने कहा था, अगर एक ताकतवर आदमी 4 पत्थर को 4 दिशाओं में फेंके, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में, और 5वें पत्थर को ऊपर हवा में फेंके, इन 5 पत्थरों के बीच जो जगह है उस सारी जगह को आप सोने से भी भर दोगे तो भी उस सोने की कीमत कोहिनूर की कीमत जितनी नहीं होगी। शुजा शाह दुर्रानी कोहिनूर को अपने ब्रेसलेट में पहन के रखता था। साल 1809 में
इसे डिथ्रोन किया गया, लेकिन ये इस कोहिनूर हीरे को लेकर भाग गया लाहौर और यहाँ पर ये रिफ्यूज लेता है महाराजा रंजीत सिंह जी के अंडर। रंजीत सिंह फाउंडर थे सिख एम्पायर के और दुर्रानी को बचाने के रिटर्न में उन्होंने कोहिनूर हीरा डिमांड की और कुछ इस तरह कोहिनूर हीरा चला गया सिख एम्पायर में साल 1813 में। महाराजा रंजीत सिंह के लिए भी कोहिनूर की सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस बहुत थी। जो जमीन दुर्रानी डायनेस्टी में कब्जाई थी वो इन्होंने वापस जीती थी। इन्हें द लायन ऑफ लाहौर अल्सो द शेर पंजाब के नाम से भी जाना जाता है और ये कोहिनूर को अपनी बाइसेप पर लेकर घूमते थे। कुछ सालों बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ मजबूत होती जा रही थी इंडिया पर। जब ब्रिटिश को पता चला कि महाराजा रंजीत सिंह जी के देहांत के बारे में साल 1839 में, उन्हें ये भी पता चला कि उनका प्लान था कि इस हीरे को कुछ हिंदू प्रीस्ट को दे देंगे। ब्रिटिश हुकूमत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि इस कोहिनूर हीरे पर नजर रखे, ट्रैक करते रहे कि ये कहां से कहां जा रहा है और कब इसे अपने हाथ लिया जा सके। ब्रिटिश को करीब 1 दशक इंतजार करना पड़ा। जब महाराजा रंजीत सिंह जी का देहांत हुआ था साल 1839 में, उसके बाद पंजाबी थ्रोन एक्चुअल में 4 अलग अलग रूलर्स के ओवर पास ऑन किया गया था। इन 4 सालों में साल 1843 तक आते आते सिर्फ 2 लोग बचे थे, एक रंजीत सिंह जी की वाइफ रानी जिंदन और दूसरा एक 5 साल का छोटा बच्चा प्रिंस दलीप सिंह। फाइनली साल 1849 में जब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर एंड हुआ, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब एम्पायर का रूल खत्म कर दिया और तब तक दलीप सिंह करीब 10 साल के थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे एक ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करवाई। इस ट्रीटी में लिखा हुआ था कि कोहिनूर हीरा ईस्ट इंडिया कंपनी को हैंडओवर कर दिया जाए। पंजाब उस वक्त एक आखिरी बड़ी स्टेट बची थी जिसे ब्रिटिश ने कॉन्क्वेयर नहीं किया था, तो ये जंग जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी कि यहाँ पर सिख एम्पायर दोबारा से उभर कर आए। इसी कारण उन्होंने रानी जिंदन को जेल में डाल दिया और उनके ही बेटे दलीप सिंह को, जो उस टाइम करीब 15 साल के थे, उनको जहाज में बिठाकर लंदन भेज दिया और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया। जुलाई 1854 में जब दलीप सिंह की बकिंगहम पैलेस में एक पेंटिंग बन रही होती है, तब क्वीन विक्टोरिया उन्हें मौका देती है कि कोहिनूर को दोबारा से देखने को। वो ऐसे हाथों में पकड़ते हैं और कहते हैं, "It is to me, ma'am, the greatest pleasure to have the opportunity as a loyal subject of myself, tendering to my sovereign, the कोहिनूर।" दलीप सिंह अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ सालों में जाकर इंग्लैंड के खिलाफ रेबेल जरूर करते हैं, कोशिश करते हैं इंडिया वापस जाने के लिए, लेकिन ब्रिटिश उन्हें रोक देते हैं। जर्मन से मदद लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल रहते हैं। कहा जाता है बहुत ही निराशाजनक तरीके से उनका देहांत होता है 55 साल की उम्र में पेरिस में। जब उनकी लिविंग कंडीशन बहुत ही खराब हो गई थी, तब वो पॉवर्टी में थे। दूसरी तरफ कोहिनूर बन जाता है क्वीन विक्टोरिया की एक स्पेशल पोजीशन। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो जो कहावत थी कोहिनूर के बारे में कि जो भी आदमी इसका मालिक बनेगा, उस कहानी में ये भी कहा गया था, ओनली अ गॉड और ए वुमन कैन वियर इट विथ इम्प्यूनिटी। सिर्फ कोई भगवान या औरत ही कोहिनूर को पहन सकता है बिना किसी खराब कॉन्सिक्वेंस के। साल 1851 में जब लंदन के हाइड पार्क में द ग्रेट एग्जीबिशन हुआ था, ब्रिटिश जनता को मौका मिला था कोहिनूर को अपने आंखों से देखने का, लेकिन जनता का रिएक्शन बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। लोगों ने कहा था कि ये क्या है, ये इतने से पत्थर के पीछे लोग पागल हो पड़े हैं। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ये वही कोहिनूर हीरा है जिसके पीछे लोगों ने एक दूसरे को मार डाला था, या उनकी आंखों के सामने ये सिर्फ एक ग्लास का पीस था, या फिर आम कांच का टुकड़ा हो शायद। जनता की डिसअपॉइंटिंग रिएक्शन को देखकर क्वीन विक्टोरिया के जो हस्बैंड थे प्रिंस अल्बर्ट, वो कोहिनूर की दोबारा से रिकटिंग और पॉलिशिंग करवाते हैं साल 1852 में, ताकि कोहिनूर से लाइट और अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट हो और चमकने लगे। ये चाह रहे थे कि लोग इसे देखकर और ज़्यादा आकर्षित हो इससे, लेकिन इस प्रोसेस की वजह से कोहिनूर ने अपना 40% वजन लॉस कर दिया। पहले ये 186 कैरेट्स का था, फिर पॉलिश करवाने के बाद ये सिर्फ 105.6 कैरेट्स का रह गया। तो देखा जाए पिछले 800 सालों में ब्रिटिश मोनार्ची हैज़ बीन द ऑनर ऑफ कोहिनूर फॉर द लॉन्गेस्ट।
करीब 173 इयर्स इनके पास रह चुका है कोहिनूर। सवाल ये उठता है कि क्या कोहिनूर हीरे को ब्रिटिशों ने इंडिया से चुराया है या फिर ये एक तोहफा था जो डील कंप्लीट करने के लिए वैसे भी देना ही था। शशि थरूर के 2015 वाली स्पीच के एक साल बाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी एक एनजीओ के द्वारा। उस पिटीशन ने कहा था कि सरकार को इस कोहिनूर हीरे को वापस लाना चाहिए, डिमांड करनी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि ये हीरा वापस करे। लेकिन रंजीत सिंह कुमार जो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे कोर्ट में, उन्होंने कहा कि ये हीरा एक्चुअल में लाहौर ट्रीटी का एक हिस्सा था जिसे ना तो किसी ने चुराया था और ना ही जबरदस्ती दिया गया था और वापस लेने की कोशिश करना बेकार है। और सवाल ये भी उठता है कि कोहिनूर को अगर वापस लाया जाए तो किधर लाया जाए। अफगानिस्तान में तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने साल 2000 में कहा था कि वो कोहिनूर को वापस चाहते हैं अपने देश में। साल 2016 में पाकिस्तान में लाहौर हाईकोर्ट में भी पिटीशन फाइल की गई थी कि ब्रिटिश ने इस हीरे को चुराया है लाहौर से, यानी आज के दिन पाकिस्तान से, क्योंकि सिख एम्पायर की कैपिटल थी वो लाहौर में थी उस टाइम। एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिचर्ड करिन का कहना है कि लॉजिकली ये कोहिनूर हीरा कई देशों को वापस किया जा सकता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और इवन ईरान भी राइटफुली क्लेम कर सकता है इस हीरे की ऑनरशिप को, क्योंकि उस जमाने में एक दूसरे से लूटना बड़ी आम चीज हुआ करती थी। इमोशनली भी रिचर्ड करिन का कहना है कि हमें कोहिनूर की कहानी को अब बस हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। जो भी इसका काला इतिहास रहा है पीछे, वापस में उभर कर ना आए वो, उसे अभी फाइनल रेस्टिंग प्लेस पर सो जाने दो। यहाँ पर आपकी क्या राय है दोस्तों, नीचे कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको क्या लगता है कि कोहिनूर को वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए या वहीं पर छोड़ देना चाहिए। नीचे कमेंट में बताएं। थैंक यू।